आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं, ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे टीचर हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो मल्टी डायमेंशनल बहुमुखी प्रतिभा के जो मालिक हैं, धनी हैं। हिस्ट्री हो, लिटरेचर हो, फोक आर्ट हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचरिंग हो या पोइट्री हो, आज की पोइट्री हो, कल की पोइट्री हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, उस सभी के ऊपर महारत रखते हैं। और बेहतरीन इंसान जो राष्ट्रीय लेवल पे उनको मान सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, और जो नई युवा पीढ़ी को भी अपनी एक संगत दे के उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि आर्ट क्या है, कला क्या है, हिस्ट्री क्या होती है। मेरी मुराद है प्रोफेसर भारत भूषण भारती से। भारती साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू मनहास साहब। भारती साहब, ऐसा है कि जब आपके बारे में बात करते हैं तो आप तो प्रोफेसर हैं फाइन आर्ट्स के, लेकिन जब आपके साथ कोई भी बात करो, फाइन आर्ट्स की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ जो एंशिएंट इंडियन आर्ट है, या कोई आज का जो बात है, आज के मौजूदा दौर की बात है, या हमारा जो मिडिल एज रहा है उसकी बात है, तो आपकी पूरी के ऊपर कमांड है। तो आप जो प्रोफेसर फाइन आर्ट्स में रहे, आपके पास और भी ऑप्शन थी जो आपके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, तो आपने यही फील्ड चुना। इसके पीछे क्या कारण थे, क्या से लगाव हो गया? हाँ, वो मनहास साहब, ये ऐसा है कि मेरे घर में मेरी तरबियत, मेरी तालीम जो थी, वो जब से मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने फादर साहिब को, वो क्योंकि वो एक बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छे चित्रकार थे, और उसके साथ साथ उनकी दूसरे आर्ट्स पे बहुत गहरी पकड़ थी, तो ख़ासकर म्यूज़िक और पोइट्री की तरफ। उनका नाम? तो उनका नाम श्री वीरेंद्र कुमार। तो उनके संगत में, या जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैं उनको काम करते हुए देखता था, और उनके पास बैठना ही बहुत था। तो उस तरह से मुझे ये लगा, वैसे तो हमारे जितने सारे भाई बहन हैं, वो एक घर में एक ऐसा कल्चर था, क्योंकि हम लोग सारे वहाँ, लिटरेचर का माहौल था। फादर, हम जब लोग बहुत छोटे थे, फादर हमें थोड़ी किताबें जो थी वो सुनाया करते थे। उस वक्त ये समझिए कि शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, इस तरह के लोग हमने बहुत बचपन में, हमारा एक एक्सपोज़र ऐसे लोगों के सामने हुआ। और जब वो काम करते थे उनके पास स्पेशली मैं बैठा होता था, तो देखते देखते मुझे भी लगने लगा कि ये सब मैं कर सकता हूँ। तो एक तरह से वो मेरी तालीम भी थी, और मैंने शुरू किया तो मुझे उन्होंने काफ़ी देख के उनको बड़ी खुशी हुआ करती थी। उनके चेहरे पे एक छुपी छुपी मुस्कुराहट जब मैं देखता था तो मुझे और इनकरेजमेंट मिलती थी। तो इस तरह से वो मेरा शुरू हो गया। हालांकि ये ठीक है, आपने ठीक फरमाया कि दूसरे अलग अलग फील्ड्स में, दूसरे खित्तों में मेरा इंटरेस्ट भी था, क्योंकि ज़िंदगी को अगर देखना या समझना है तो उसको एज ए होल समझने की ज़रूरत होती है। तो दूसरी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हुए भी जो मेरी प्रेफरेंस थी, प्राथमिकता जो मेरी थी, वो चित्रकला पर ही आके फिक्स हो गई। तो इस तरह से मैंने इस फील्ड को चुना। चित्रकला की बात करते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। सर, मैं ज़रा इसको उतार लूँ क्योंकि आपके साथ ना बड़ी खुल के बात करने का मन हो रहा है ना, क्योंकि थैंक यू। है ना, उतार ही लीजिए। क्योंकि इसका भी परहेज तो ज़रूरी है। तो वाटर कलर हैं, ऑयल पेंट्स हैं, ये हैं, वो स्केच हैं, पेन स्केच हैं। तो आपको मतलब आपने तो हर एक फील्ड में आपकी महारत है, लेकिन सबसे प्रिय क्या है आपको? ये अब इस तरह से थोड़ा इसके बारे में शायद मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हर एक मीडियम, शुरू से मुझे ये था कि हर मीडियम को लेके एक चैलेंज, उस हर एक मीडियम की नेचर को समझने की कोशिश। तो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन, ये मेरा शुरू से रहा है कि किसी एक जगह पे खड़े होकर
एक ही तरह के मीडियम में या एक ही तरह की शैली को बार बार रिपीट करना, मुझे ये लगता था कि शायद ये ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि जो आर्टिस्ट अपने आप को रिपीट करता चला जाए वो उसकी ऑथेंटिसिटी को मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं। राइट। तो होना ये चाहिए कि आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी उसी तरह से नए चैलेंजेस लेके आती है। रोज़ नए बदलाव हैं जो अपने समाज में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने वातावरण में हम रोज़ उनको महसूस करते हैं, देखते हैं। और अपने अंदर भी जो एवोल्यूशन होता है, जो तब्दीलियां आती हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर उनको ही पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे हिसाब से जो कला है, जो चित्रकला है विशेषकर, वो मेरे लिए एक ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा की तरह। तो मैं इस तरह से मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। इसीलिए मैं अलग मीडियम्स में, अलग शैलियों में शुरू से मैं काम करता रहा हूँ। तो और दूसरा ये कि मेरा क्योंकि एक टीचर के नाते मेरा बच्चों के सामने हर एक तरह के मीडियम को, कि स्टूडेंट्स हैं तो कई बार एक ख़ास मीडियम के प्रति किसी स्टूडेंट की रुचि हो सकती है। तो कौन से मीडियम में कोई स्टूडेंट की किसी की रुचि है, तो ये नहीं कि मैं फिर उनके सामने बेबस हो के मैं कहूँ कि ये नहीं मुझे आता। तो जैसे जैसे मीडियम्स में भी कोई स्टूडेंट्स ये चाहते रहे कि मैं उनको उसके बारे में बताऊं, तो उसमें काम करके मैं उनको दिखाता था। इस तरह से तकरीबन जितने मीडियम्स आज के ज़माने में इन प्रैक्टिस हैं, मैं उन सभी में काम करता हूँ। फिर सब ऐसा है कि जब हम कोई क्रिएटिविटी करते हैं, कोई चीज़ को एक जन्म देते हैं, चित्रकार है वो, राइटर है वो चीज़ को जन्म देता है, रचनाकार है वो रचयिता है। तो आपके मन में जो आप आम तौर पर चीज़ों को महसूस करते हैं, उनको ही अपने कैनवस पे उतारते हैं या कोई और किस्म की चीज़ें होती हैं आपके में? देखिए, आप खुद एक बहुत ही बड़े कवि हैं, तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि जो कुछ, अगर आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, अपनी कला के प्रति, अपनी आस्थाओं के प्रति ईमानदार रहना है, तो जो महसूस किया जाता है उसी की अभिव्यक्ति करना भी ज़रूरी होता है। रादर वही अच्छा है। नहीं तो ये होता है कि जो कुछ एक फैशन के तौर पे, मान लो आजकल एक ख़ास ट्रेंड है या सोसाइटी में पॉलिटिकली या सोशली एक ख़ास किस्म की कुछ चीज़ें उभर के आती हैं, उन चीज़ों को लेके उन पे कुछ उसको कैश करने के लिए कुछ लोग एकदम से उस तरफ से कुछ उस तरह का कुछ बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे लिहाज से वो एक फैशन की ज़िंदगी होती है जो ज़्यादा देर नहीं होती, टिकती नहीं, ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है। तो वक्त के बाद, मतलब बीत जाने के बाद, जो कुछ सारा छन के वो रह जाता है जो जिसके अंदर एक असलियत है। देखिए, जो हमारे अच्छे ग्रंथ हैं वो हज़ारों साल से आज भी रेलेवेंट हैं। सही बात है। तो इसलिए जो महसूस किया जाए उसी के प्रति आस्थावान होके उसी को चित्रित करना ये बिल्कुल ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब, ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो आदमी महसूस करता है उसके प्रभावित होता है कि आजकल का माहौल है या कोई भी चीज़ आइडिया हो तो उसको उतारता है लिखने में या कैनवस पे। एक्सपेरिमेंट तो जैसे आपने बताया, आपने भी एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं, आप करते रहते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि कुछ हट के करने का, एक किसी की एग्जीबिशन थी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे वो, तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था जैसे ऐसे ब्रश उसमें कलर में भिगो के ऐसे कैनवस के ऊपर ऐसे झटक दिया या स्याही ऐसे उड़ेल दी। तो किसी ने कहा कि ये क्या है, वो बोलने कहते अगर आर्ट आसानी से समझ आ जाए तो फिर क्या बात है, वो इसको समझना पड़ता है, उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। तो मैं सोच रहा कि लेवल वो कौन सा लेवल है जो लोगों को मतलब सोचने में सर में दर्द होती है
यार क्या लेवल होगा इसका। जैसे आपका हम चीज़ देखते हैं एकदम उसकी कई चीज़ें निकलती हैं, जिसके आदमी की सोच होगी वो बोलता है यार इसमें ये है। अपने अपने जो आइडिया होते हैं आपकी पेंटिंग से, अगर 4 लोग देखते हैं, चारों के मन में जो भी चीज़ महसूस करती है उनको चारों में कुछ अपनी बात लगती है। ये तो एक्सेप्टेबिलिटी है समाज की, कोई क्या लिख रहा है या क्या बना रहा है, क्या चित्रित कर रहा है। लेकिन कई लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं आपके 2 लफ्ज़ सुनूंगा कि एक क्या एक्सपेरिमेंट है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं कि उनको नोटिस किया जाए, या कुछ वो दूसरों से अलग दिख के एक अपनी एक ख़ास पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। ये उनका एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि हमें बिल्कुल रूढ़िवादी या परंपरावादी होना चाहिए, लेकिन कुछ अलग करने के लिए कुछ ऐसा कर देना, ये इसमें कोई मुझे बहुत मैच्योरिटी नज़र नहीं आती। सर एक और बात जो अपनी आपके मैंने काम में देखी है, आपके जो कलाकृतियाँ हैं उसमें देखी है, 2 चीज़ें उभर के सामने आती हैं मेरे मन में। एक तो है आपका जो पहाड़ी इलाका कह लो या ग्रामीण इलाका कह लो, जो नेचर है उसके साथ आपका लगाव है, आपकी पेंटिंग में आता है। दूसरा है जो आम जनमानस है उसकी भी आपने बारीक झुर्रियाँ से झुर्रियाँ आपने बिल्कुल बारीकी से उसको देखते हैं। इसके दोनों चीज़ों की आपका इस तरफ रुझान, ये क्या है आपके मन में? हाँ जी, ये आपने जो सवाल पूछा इसके 2 अलग पहलू हैं। एक तो ये कि जब नेचर के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जो लैंडस्केप पेंटिंग है, नेचर के अंदर जाके नेचर को देख के नेचर के मूड्स को कैप्चर करने की कोशिश, क्योंकि नेचर बहुत कुछ कहती है। ज़्यादातर लोग उसकी तरफ से बिल्कुल अनजान हो चुके हैं, कट चुके हैं। शहरी ज़िंदगी में जीते जीते हम लोग नेचर से कट चुके हैं। तो इस तरह से हम उसकी भाषा को सुन ही नहीं पाते, उसके अलग अलग मूड्स को समझ ही नहीं पाते। तो मुझे उसके साथ एक तारतम्य एक बनाना, एक उसके साथ कम्युनियन पैदा करना, ये मुझे बचपन से मुझे इस तरह से एक लगाव रहा है नेचर के साथ। तो बचपन से ही जब कभी सनसेट्स वगैरह देखता था तो मैं एकदम उसमें खो जाता था। तो उस सारे को मुझे लगता था कि शायद कुछ खामोशी से कोई संदेश आ रहा है आप तक, तो मैं उसको पकड़ने की कोशिश हमेशा करता था। तो ये एक तरह से उसको महसूस करके दूसरे तक कन्वे करने की कोशिश। दूसरा जो आपने कहा है कि जो ओल्ड फेसेस, ओल्ड लोगों के, बूढ़े लोगों के चेहरे हैं या इस तरह से जो चेहरे हैं, तो जब मुझे एक शुरू से ये भी एक फीलिंग रही है कि ज़िंदगी है तो समय के आगे आदमी की एक बेबसी, तो लोग किस तरह से उस समय के मार के आगे किस तरह से बेबस होके किस तरह से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, या कहिए कि उसके एक ऑब्सेशन मुझे इस बात का था। पेंटिंग में सर जो है ना, वो जो चेहरे की झुर्रियाँ हैं, वो लगता है कि वो समय की बहुत सी परतें हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो इसी तरह से मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि वो समय की परतें हैं, परत दर परत कितने तजर्बे, कितनी सारी बातें कितनी तहों के नीचे दबती चली जाती हैं। तो आप जब किसी चेहरे को देखते हैं तो लगता है कि जाने कितनी कहानियाँ उस शख्स की शख्सियत के अंदर दफन है। तो ये चीज़ मुझे शुरू से ये चीज़ मुझे आपकी पेंटिंग उस वक्त देख कर लगता है जैसे ना, जैसे आपने कहा है जो एल्डरली फेसेस हैं, जो वृद्ध चेहरे हैं, उनकी जो चेहरे की झुर्रियाँ, वो लगते हैं कि जैसे गहरे सागर में दूर से एक आस से जो लहरों की परतें बनी होती हैं ना, वो चेहरे मैंने आपके देखे हैं। एक कमाल है सर आपका ये, थैंक यू। हाँ जी, आप है ना। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा एक और देखा है मैंने आपकी पेंटिंग, जो एक प्राउड है एक छोटा है,
उनके ये जो अभी हम देख रहे हैं तो इनके हृदय में क्या है जो एक इसके नीचे है, हृदय के नीचे सिर है और उनका वो सिर वहाँ से गायब है, ये क्या, इसका क्या आपने हाँ दिखाया जी, है? वो है। आप जिस स्केच की बात कर रहे हैं उसमें एक छोटा सा बच्चे का चेहरा ऊपर है, क्योंकि इंसान जब बिल्कुल बच्चा होता है तो इन सारी बातों से ऊपर होता है। जो ज़िंदगी की जैसी भी स्याह सफ़ेद जैसी भी ज़िंदगी का एक चलन है, वो उस वक्त उससे बिल्कुल अनजान होता है। वो एक फूल की तरह उसके अंदर एक मासूमियत होती है और उसकी अपनी रोशनी होती है जिसमें वो चमक रहा है। नीचे एक आदमी, उसका चेहरा हवा में है, तो वो एक इस चीज़ को इंडिकेट करने की कोशिश है कि उम्र के साथ साथ, तजर्बे के साथ साथ आदमी थोड़ा, उसका जो सिर है वो हवा में ज़्यादा हो जाता है। हालांकि उसकी जो समझ है, उसकी जो नॉलेज है वो इतनी ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन उसके अंदर एक अभिमान उस बात को लेके आ जाता है और वो दूसरे को एडवाइस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा उसको बिल्कुल दिल से सुन रहा है, उसका चेहरा जो है वो दिल में आ गया और उसने इस तरह से हाथ बांधे हुए हैं। ये एक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात, इसकी जो आपने डिफाइन किया है ना, बहुत कमाल है। एक और पेंटिंग है जो मेरी जो पोइट्री की किताब है, वो उसका नाम है दर्द पिटारी। हाँ जी, हाँ तो ये दोनों महिलाएं, एक ऊपर खड़ी है, एक नीचे खेत से आ रही है या खेत में जा रही है, और मेरी जो परिकल्पना है, एक लड़का कोई वहाँ से एक गुजर रहा है, जो मैंने आपकी किताब का दिया है दर्द आपस में साझा कर रही हैं। पिटारी में दर्द भरे कुछ चीज़ें हैं। हाँ तो जी। ये भी आपका, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली ऐसा वो दिखाने? बहुत कमाल है ये। मैंने जैसे जैसे मैं वहाँ नेचर में जाता हूँ पेंट करने के लिए, तो उसके साथ साथ मुझे वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी ज़िंदगी, उनका जीने का ढंग, इन सारी बातों ने शुरू से ही अपनी तरफ खींचा है। को मैं देख रहा हूँ कि जैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं उससे बिल्कुल हट के किस तरह से अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी में वो उसी दायरे में किस तरह से कैद होके जीते हैं, और उनका जो एक अपना लेवल है वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल सादा दिल, इस तरह के लोग हैं। तो उस तरह की ज़िंदगी को देख के मुझे एक बहुत सिंपैथेटिक एक फीलिंग आती है, उसमें ऐसी भावना पैदा होती है मेरे अंदर कि मैं उस तरफ बहुत ही ज़्यादा मेरा खींचा चला जाता हूँ। बहुत मेरा बढ़िया, एक प्यार का एक बहुत बढ़िया। एक्सप्रेशन है जिसको मैं उस तरह से चित्रित करने की कोशिश करता हूँ। आपने भी 6-7 गोल्ड मेडल लिए, कमाल। वो थोड़ा बताएं सर हमके, क्या ये ऐसे तूफान कैसे आपकी वो, लेकिन फिर भी आप लोगों में लोकप्रिय, चर्चित, अपने दोस्तों में भी प्रिय? ये इस तरह से था जब वो यूनिवर्सिटी के लेवल के कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, अभी होते हैं, तो मैं जाता था तो एक ही वक्त में दो दो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले लेता था। समय उतना ही हुआ करता था तो दोनों तरफ से मैं 2 गोल्ड मेडल्स ले लेता था। अल्टीमेटली उन्होंने एक रूल बना दिया कि एक आदमी एक ही इवेंट में बैठेगा, क्योंकि ये आता है तो हर बार ये दो दो गोल्ड मेडल लेके चला जाता है। तो उस रूल के तहत फिर मुझे सिर्फ एक ही मेडल मिला, तो इस तरह से 7 हो गए। हालांकि मेरी कोई दौड़ मेडल्स के लिए नहीं हुआ करती थी, न मैंने कभी कंपटीशन को लेके कभी किसी तरह के तनाव में रहा। मैं बिल्कुल जाता था इसी तरह से, जो लोग उस वक्त मेरे साथ हुआ करते थे वो इस बात के गवाह हैं। मैं लाइटली, घर से लाइटली जाता था, वहाँ बिल्कुल लाइटली रहता था। इवन जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होते थे, प्रतियोगी होते थे, उनको मैं इनकरेज किया करता था कि ठीक है यार, करो, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बहुत ही सिंपैथेटिकली नेचर को, अपने वातावरण को, आसपास विचरते हुए लोगों को, पशु पक्षियों को मैं इस तरह से स्टडी करता रहा। तो हाँ, ये भी है कि लोग इस तरह से सीरियस होके
इतने सीरियस होके जिस तरह से ज़िंदगी से सहमे हुए होते हैं, वो चीज़ मुझे शुरू से उस चीज़ को लेके हंसी आती थी, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग उसको इतना टेंस बना देते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने ही इस प्लेनेट को इतना इतना ख़राब करके रख दिया है कि उसमें इंसानों का क्या, पशु पक्षियों का जीना भी दूभर कर दिया है। सर ऐसा है कि जैसे आप बात कर रहे हैं, आपको इतने मान सम्मान मिले, इतने पुरस्कार मिले, इतनी इज्जत मान अभी भी मिल रही है, पहले भी युवावस्था से लेकर जब आप सर्विस में थे तब भी आपको, लेकिन कभी लगा नहीं कि आप में कोई इतना आपका ऊंचा कद है, कभी आपने किसी को एहसास नहीं होने दिया, फिर भी आज युवा पीढ़ी को साथ लेके चलते हो, युवाओं को प्रेरणा देते हो, युवाओं की तरह ही आप उनके साथ रहते हो, कैंप्स लगाते हो, एग्जीबिशन करवाते हो। आपकी सर अभी तक कितनी एग्जीबिशन हुई हैं? जो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी हुई हैं। हाँ जी, काफ़ी हुई हैं। वो अब उसका कुछ विवरण तो याद भी नहीं है ना? काफ़ी हो गई। नहीं नहीं, हमारे पास आपकी जो वर्कशॉप्स हैं उसकी सारी जो एग्जीबिशन है उसकी फ़ोटो हमारे पास काफ़ी हैं, अखबार की कटिंग हैं। तो उसके साथ साथ आप सर लोगों को जो वर्कशॉप करवाते हैं, युवा पीढ़ी को सिखाते हैं, आपके शिष्य बहुत हैं, आप उनको शिष्य कम, वो तो आपको गुरु मानते हैं, लेकिन आप उनको अपना दोस्त मानते हो, ये बहुत बड़ी बात है। फिर कैंप लेके आप कहीं और जाते हो पहाड़ी इलाके में, ये बता कहाँ कहाँ अभी तक आपने कैंप लगाया सर? हिमाचल के कुछ इलाकों में कैंप लगाए हैं, पंजाब के अलग अलग ज़िलों के अंदर अलग अलग जगहों पर वहाँ भी कैंप लगाए हैं। तो नॉर्थ इंडिया के काफ़ी इलाके हैं जहाँ पर जहाँ कैंप लगाते रहे हम लोग, क्योंकि वो एक बडिंग आर्टिस्ट के अलावा कुछ मैच्योर्ड और प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी उन कैंप्स के अंदर आते हैं। तो हमारा ये होता है कि लोग उस कैंप के अंदर आएँ, मिलें, काम करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को देखें और कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके और कुछ ना कुछ हासिल करके जाएं। क्योंकि जनरली मैं वहाँ डेमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह भी देता हूँ। तो युवाओं के साथ रहना, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाते हुए ये सदा रहा, लोग आते हैं और निकल जाते रहते हैं स्टूडेंट्स जो हैं, लेकिन एक ख़ास किस्म के स्टूडेंट्स को लेके, ख़ास किस्म के स्टूडेंट्स को ही डील करना, तो एक ही एज के लोग रहते हैं, तो उसी तरह से अपने आप को हमेशा युवा महसूस करना, ये तो हो ही जाता। सर आप तो युवा महसूस करते हैं, लेकिन आप इतने अलंकृत हैं, आप इतने डेकोरेटेड आर्टिस्ट हैं, शख्सियत हैं, ब्यूटीफुल पर्सोना, उसके बावजूद कोई हमें बता दीजिए कि आप खुश रहते हो, खुश रहने का क्या राज है आपका? ये आपने देखिए, अगर कोई इस तरह से थोड़े बहुत इनाम हासिल कर ले या इस तरह से अलंकृत हो जाए और उसके बाद उसके बोझ के नीचे दब जाए या उसकी अकड़ में मर जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो बाकी खुश रहना तो ये है जो क्रिएटिविटी है। ज़रूरी नहीं है कि आप तभी क्रिएटिव हैं कि आप एक अच्छी कविता लिख रहे हैं, या आप तभी क्रिएटिव हैं जब आप एक अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं, एक अच्छा स्कल्पचर बना रहे हैं। एक क्रिएटिव प्रोसेस आपके थॉट का हिस्सा है। कुछ लोग चित्रकार होके या कलाकार होके भी क्रिएटिव नहीं होते और हमेशा अपने आप को दोहराते रहते हैं। प्रसव, आपने जैसे कहा, आपने अपने आदरणीय पिताजी से सारी प्रेरणा ली और सीखा, उनके उनके मार्गदर्शन में चले। जी आपकी फैमिली में क्या आपने युवाओं को तो दे रहे हैं, युवाओं को क्या अपनी फैमिली में क्या इस तरफ किसी का रुझान है? आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपके टोटल कितने मेंबर हैं अपनी फैमिली के? अभी तो हमारी फैमिली में मेरे 2 बेटे, मेरे मिसेस कामिनी, और इसके अलावा मेरी सिस्टर्स हैं। वो तो अपनी अपनी फैमिलीज़ में हैं, पर हम लोग सब इतने ज़्यादा एक वेल निट परिवार की तरह हैं, और भांजे भांजियाँ हैं। उन सब लोगों के साथ मेरे काफ़ी इंटरेक्शन रहता है। उनके साथ, बच्चों के साथ बच्चा होके ही मैं हमेशा खेलता हूँ। तो मेरे जो अपने बेटे हैं उनके अंदर इस बात की बड़ी गहरी सेंस तो है, लेकिन मैंने कभी इम्पोज नहीं किया किसी को। ये नहीं मैंने चाहा कि आप क्योंकि मैं चित्रकार हूँ तो आप चित्रकार ही बनो, या कि इस तरह की करियर को फॉलो करो। जो बड़ा बेटा मनीष है, उसको
वो शुरू से बचपन से कहा करता था कि साइंटिस्ट बनना है। तो उसको देखा देखी छोटा बेटा विवेक, वो भी उसकी तरह ही चलने लगा, उसी के ढंग से। तो ये दोनों लोग साइंटिस्ट हैं। तो मैंने कभी इम्पोज नहीं किया कि आप ये नहीं तो ये करो। हाँ, इतना ज़रूर है कि ज़िंदगी को, जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि एज ए होल ज़िंदगी को परसीव करना ये ज़रूरी है। तो ज़िंदगी की कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। राइट राइट। तो उन बच्चों को मैंने उनके लिए खुला छोड़ दिया कि आप ज़िंदगी को जियो, महसूस करो। साइंटिस्ट हो तो साइंटिस्ट सही। अलग अलग म्यूज़ियम्स को देखने की मेरी एक ललक थी। मैं ये कहता था कि अगर अमेरिका आके मैं वहाँ के म्यूज़ियम्स को ना देखूं तो ये बहुत बड़ा एक कमी रह जाएगी, क्योंकि मेरे लिए वो एक तीर्थ यात्रा की तरह है। वो सब चीज़ें जो मैं किताबों में तस्वीरें दिखा के बच्चों को पढ़ाता रहा कॉलेज में, तो वो अपने साक्षात वहाँ दिख रही है। वो साक्षात देखनी और बहुत बड़े साइज़ में देखनी। तो मेरे जो बच्चे थे वो मेरे साथ इसी तरह से एक एक म्यूज़ियम में जाके एक एक पेंटिंग को पूरी तरह देख के, महसूस करके और उसको एंजॉय करते रहे। बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रोफेसर साहब, बातें बहुत हैं लेकिन मज़ा आता है, कड़ी दर कड़ी आपसे बातें करते रहें। आपने खुल के हमें पूरे अनुभव आपने बताए, आप स्टूडियो में आए, हमें वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। आपका शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मनहास साहब, और अपने देखने वालों का भी, और आप सभी का। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।